हेलो एवरीवन, वेलकम इन जेस्ट एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़। लास्ट वीडियो में हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी डिटर्मिनेंट्स की और आपको समझ में भी आ गई होंगी। डिटर्मिनेंट्स की हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट्स की बची हुई हैं, तो आज हम वो पढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए 6 प्रॉपर्टी हमारी क्या है देखते हैं। तो 6 प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की ये है, यदि किसी डिटर्मिनेंट में एक पंक्ति मतलब एक रो या एक कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो योगफल के रूप में हो। जैसा कि हमें इस डिटरमिनेंट में दे रखा है कि जो सेकंड रो के एलिमेंट है वो योगफल के रूप में है। देखिए सारे एलिमेंट्स में प्लस आ रहा है बीच में, ऐसे हो तो उस डिटरमिनेंट में हम दो सारणिकों के योगफल को रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए ऐसे हमें डिटरमिनेंट दे रखी है और मैंने क्या कहा था कि एक पंक्ति या तो एक रो हो या एक कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो योगफल के रूप में हो, तो उसे हम दो डिटरमिनेंट के योगफल के रूप में लिख सकते हैं उस डिटरमिनेंट को। ये डिटरमिनेंट दे रखी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए पहले डिटरमिनेंट हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट्स तो सेम है 3, 5, 8, ये तो एज इट इज ऐसे कैसे लिखेंगे। उसके बाद इसमें योगफल आ रहा है इसमें इन सेकंड रो में सभी एलिमेंट्स में इसके में, तो पहले तो शुरू वाले एलिमेंट्स लिखेंगे 2, 5 और 6। तो यहाँ पे ओनली 2, 5 और 6 ही लिखेंगे हम, क्योंकि योगफल के रूप में है तभी तो हम दो डिटरमिनेंट में लिखेंगे इसको 1, 8, 10, ये एज इट इज। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाते हैं। प्लस के बाद क्या करते हैं हम, ये 3, 5, 8 तो एज इट इज रखते हैं। देखिए 3, 5, 8। उसके बाद देखिए कि ये सेकंड रो में है दूसरा एलिमेंट क्या क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, ए, सी, तो ए बी सी रखते हैं। यहाँ पे ए, बी और सी, यहाँ पे रखते हैं 1, 8 और 10। तो ये वाली जो डिटर्मिनेंट है हमको हमारे पास दी गई है उसको हम ऐसे दो डिटर्मिनेंट्स के योग के रूप में भी लिख सकते हैं अगर हमें किसी रो या किसी कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो योगफल के रूप में दिए जाएं। तो ये देखिए इसमें सेकंड रो के दे रखे थे, तो हमने देखिए इस वाले सेकंड रो में तो एक एलिमेंट काम में आ गया 2, 3, 2, 5, 6 सॉरी, और इस वाले डिटर्मिनेंट में हमें ए, बी, सी ये एलिमेंट्स काम में आ गए सेकंड रो में। फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज सेम के सेम ही है देखिए, और सेकंड रो में हमने लिख दिया इनको योगफल के रूप में। ऐसे भी इन दोनों मैट्रिक्स को इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो यही आएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। इसके आगे 7th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। 7th प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट की है वो क्या कहती है, देखिए अगर हमें कोई डिटर्मिनेंट दी जाए, मान लीजिए डिटर्मिनेंट हमें दी गई है, तो इसकी किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। ये मान लीजिए मैंने फर्स्ट रो को किसी भी कांस्टेंट नंबर 3, 4, 5 कांस्टेंट नंबर होने चाहिए, अचर गुणांक होना चाहिए, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई सी भी रो को या कोई सी भी कॉलम को, तो सारणी के मान में क्या फर्क आता है इसकी व्याख्या करता है ये 7th प्रॉपर्टी जो है इसकी। मान लीजिए इसका मैं मान निकाल लेती हूँ एक बार, तो इसका सोल्व कर लेती हूँ मैं इसको को डिटर्मिनेंट को। इसके बाद मैं इसकी एक रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। उसके बाद इसका मान निकालती हूँ, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसमें ये फ़र्क पड़ता है कि जो अपसारणिक का मान आएगा हमारा बिना गुणा किए, तो उसका जिससे अचर पद से हमने गुणा किया है उसके मान में उसका गुणा कर दीजिए, वही हमारा आंसर आएगा एक कॉलम से या एक रो से गुणा करने के बाद। देखिए आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप एक बार करके देखिए। ये हमें डिटरमिनेंट दे रखा है तो इसकी वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले हम। तो मैं फर्स्ट रो को ही ले लेती हूँ। रो के साइन हमें पता ही है, अब तो आपको पता चल गए होंगे। यहाँ प्लस आता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये आते हैं साइन इनके। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 4 लेते हैं सबसे पहले, 4 इक्वल्स टू 4 आया ऐसे कैसे। अब यहाँ पे देखिए 4 ये तो हट ही गए, यहाँ पे 2 इंटू 1 2 ही आ गया, माइनस का साइन। के बाद 2 इंटू 1 2 आ गया, उसके बाद माइनस का 2 आएगा ऐसे कैसे, ये मैंने रख दिया। उसके बाद माइनस का साइन और माइनस का 1 आएगा, ये 1 ये वाला सेकंड कॉलम में आ रहा है। फर्स्ट रो ये तो एलिमेंट्स हट गए, ये -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 ही आएगा हमारे, तो माइनस का 1 मैं लिख देती हूँ। फिर माइनस आएगा और 3 इंटू 1 ये भी माइनस का 3 ही आएगा ऐसे। उसके बाद देखिए प्लस होता है, प्लस और 2 है 2। उसके बाद देखिए माइनस का 2 आएगा और माइनस का 6 आएगा, ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से यही आएंगे। इसको जब सोल्व करते हैं तो ये क्या है 2 - 2 0, तो ये तो 0 ही बन गया। यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे आया माइनस का 4, ठीक है, प्लस 2, यहाँ पे माइनस का 8 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस का, यहाँ इसको लिख सकते हैं माइनस का 16। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आया माइनस का 12 हमारे पास।
-12 आंसर आया इसका। ठीक है, अब इसके किसी भी रो या कॉलम को हम कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे 3 से गुणा करने पर। मान लीजिए मैंने इसके फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसके डिटरमिनेंट के आंसर में क्या फ़र्क पड़ता है ये देखिए। मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो आया 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ इसको, कॉलम को फर्स्ट को 12 माइनस का 3 आया, ये 9 आया, 1 2 2 ये तो एज इट इज रहेंगे और कॉलम तो ठीक है। अब इसकी इस डिटरमिनेंट की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू फर्स्ट रो से ही निकाल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी भी रो या कॉलम से निकाल सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। चाहे तो आप सेकंड रो से, सेकंड कॉलम से, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, किसी से भी निकाल सकते हैं। मैं फर्स्ट रो से ही निकाल रही हूँ यहाँ पे भी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 - 2 ही आएगा, फिर ये माइनस का 1, ये अब तो आप समझ ही गए होंगे, अब माइनस का साइन आता है यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 और माइनस का ये 9 आया, यहाँ पे प्लस का 2 आया और यहाँ पे माइनस का 6 और माइनस का 18 आया। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। अब तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 0 हो गया, ये माइनस का 1 और ये हो गया माइनस का 12 और यहाँ पे हो गया 2 इंटू माइनस का ये माइनस का 18 और 6 है तो माइनस का 24 आ गया। ये देखिए, अब 12 रखती हूँ मैं यहाँ पे, माइनस का 48 रखती हूँ तो ये आया माइनस का 36 आया। इसका मतलब क्या था कि मैंने इस डिटरमिनेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया था। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मैंने इसके एक कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसका आंसर जो था -12 वो भी 3 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए -36 आ रहा है, इसको भी 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 36 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कॉलम या रो को कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको आंसर को भी उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम बोले कि इसके कॉलम को हमारा आंसर तो ये आ रहा था, हमने इसके रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके आंसर में क्या चेंज होगा, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, वही आंसर हमारा आएगा। ये है इसका प्रॉपर्टी जो मैं कहना चाहती थी आपको, कि किसी भी रो या कॉलम को कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आंसर को भी उसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर में इतना सा फर्क पड़ता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, 8 नंबर लास्ट प्रॉपर्टी है ये। प्रॉपर्टी ये कहती है डिटरमिनेंट्स की 8 नंबर प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी हमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी थी वहाँ पे, तो लेकिन डिटरमिनेंट्स में हम ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे। ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या होता है कि उसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे एक उसे बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। ये तो हमने दोनों पढ़े ही थे, आप मैट्रिक्स में दोबारा से देख लीजिए। उसकी जगह अगर सारणी का जाएगा, डिटरमिनेंट्स वर्ड यूज होगा तो उसको बोल देंगे ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट्स बोल देंगे हम उसको। तो ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू निकालते हैं हम, उसके वैल्यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम उसके वैल्यू, जो हमारे जो डायगोनल दिया हुआ था उसमें विकर्ण दिया हुआ था है, उसके सभी एलिमेंट्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्रायंगुलर जो डिटरमिनेंट है उसका आंसर वहीं से आ जाएगा। ये देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखती हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए ये कोई हमें डिटरमिनेंट दिया गया है, ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट है, ये देखिए 4 और ये इसका 2 और ये 1, ये डिटरमिनेंट हो गया। अब मैं इसको अपर ट्रायंगुलर बना रही हूँ। अपर ट्रायंगुलर का मतलब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। और सारे अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये होता है कि मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयवों को छोड़कर सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो इन सभी को 0 कर देंगे हम। ये देखिए, ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन गई। ये अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट बनाया हमारा, अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट बना है, ऊपरी त्रिभुजाकार सारणिक बन गया है। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमें डायगोनल दिया हुआ होता है, विकर्ण दिया हुआ होता है, ये रहा हमारा विकर्ण, ये वाला जो भी विकर्ण दिया हुआ होगा उसके सभी अवयवों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आंसर आएगा इस डिटरमिनेंट का। 4 दे रखा है इंटू 2 इंटू 1, ये कीजिए आप, ये आया आंसर में 8। इस डिटरमिनेंट का जो आंसर आएगा ये 8 ही आएगा, चाहे तो आप सोल्व करके देख लीजिए इसको। ये तो 8 आ गया। अब मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। देखिए, मैं फर्स्ट कॉलम से सोल्व करती हूँ क्योंकि इसमें 2 तो एलिमेंट 0 ही दे रखे हैं, तो 0 के लिए हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ओनली 4 के लिए सोल्व करते हैं। ये देखिए, मैं सोल्व करती हूँ इसको। 4 लिखा है मैंने, प्लस का ही आएगा क्योंकि पहले आया तो प्लस ही होता है पहले में। तो अब ये हट गया, ये हट गए, बच गए ये दोनों। 2 इंटू 1 कितना हुआ, 2 -0 आया, तो इसका आंसर भी 8 ही आया, यहाँ से भी 8 ही आ रहा था। तो हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट दे रखा है तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो आप भी देख रहे होंगे कि ये प्रॉपर्टी कितने काम की है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टीज बहुत ही काम की हैं। आपको अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए ये प्रॉपर्टीज, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम।
ये देखिए एग्जाम्पल 9 हमें दिया है, इसमें डिटरमिनेंट दे रखी है हमें, और क्वेश्चन में आगे लिख रखा है कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो बिना विस्तार के ज्ञात करना है। विस्तार क्या होता है, जो अभी तक मैंने आपको मेथड बताया था कि ये 1 ले लीजिए, या तो फर्स्ट एक कोई भी रो या कॉलम को सोल्व करके हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसे विस्तार से सोल्व करना ही कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें वार्निंग दी है कि बिना विस्तार के ही निकालना है, हमें वो वाला मेथड नहीं अप्लाई करना है कि हम कोई सी भी रो या कोई सी भी कॉलम के लिए सोल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लें, तो वो वाला मेथड हमें नहीं लगाना है। क्योंकि अब हमने वो पढ़ लिए हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं डिटरमिनेंट्स की, तो हमें प्रयास जहाँ तक संभव हो सके यही करना है कि कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। ऐसा हमें क्वेश्चन बनाने दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, 8 प्रॉपर्टीज पढ़ ली है लगभग हमने, तो उनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, क्योंकि लगभग में तो आंसर 0 आ रहा था। देखिए लगभग में तो आंसर 0 आ रहा था, तो ऐसा कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी लग जाएंगी तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करना है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सके। तो देखिए मैं आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए, इसमें अभी तो कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो नहीं रही है हमारे, देखिए, लेकिन हम इसको ऐसा बना सकते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी क्या हो, अप्लाई हो सके। ये देखिए प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे इनमें कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं। ऑपरेशन कोई फिक्स नहीं है, आप चाहें जिस तरीके से लगा सकते हैं ऑपरेशंस। तो देखिए मैं आपको ऑपरेशन लगाना सिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमें दे रखा है, यहाँ पे 3 कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम्स को हम नाम भी दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2। C का मतलब कॉलम, 2 का मतलब दूसरा कॉलम, C3 का मतलब हुआ थर्ड कॉलम। ठीक है, रो को हम बोलेंगे R1 फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। ये बात ध्यान रखिए आप, R1 R2 R3 का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है, कॉलम का मतलब C1 C2 C3 हमने लिख दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे ऑपरेशन कौन सी लगाती हूँ, मैंने ऑपरेशन लगाया है यहाँ पे C2 चेंज इनटू C2 प्लस C3, मैंने ये ऑपरेशन लगाया। इस ऑपरेशन का मतलब ये है कि मैं सेकंड कॉलम को अब आगे से क्या लिखूंगी, C2 प्लस C3, मतलब सेकंड कॉलम को मैं C2 और C3 जोड़ के जो आएगा उधर मैं C2 कॉलम ये लिखूंगी मैं, मतलब C2 कॉलम में हमें ये नहीं लिखना है, इन दोनों को जोड़ने से जो मिलेगा, सभी एलिमेंट जोड़ने हैं, C2 कॉलम के सारे ही एलिमेंट्स हमें जोड़ने हैं, और जोड़ने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो हमें लिखना है। अब आप बोलेंगे C3 में, C3 की तो हमने संक्रिया लगाई नहीं है, देखिए यहाँ पे C2 चेंज इनटू, चेंज का है टेंस टू C2 प्लस C3, तो हमें इस टाइप से ऑपरेशन लगाना है। आप देखिए C1 में तो कोई चेंज किया नहीं हमने, तो C1 को तो एज इट इज रखेंगे। अब C2 में क्या चेंज किया, C2 प्लस C3 लिखेंगे इसको, तो C2 प्लस C3 लिखेंगे तो A प्लस B प्लस C हो गया, ये तो A प्लस B प्लस C कर दिया हमने। अब इसमें भी ये जोड़ेंगे तो हम B प्लस C प्लस A, तो इसको भी हम दोबारा से रूप में लिखें तो A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं, और इसमें ये जोड़ेंगे तो C प्लस A प्लस B हो गया, तो इसको भी मैं A प्लस B प्लस C लिख सकती हूँ। और C3 तो एज इट इज ही है, क्योंकि हमने चेंज किसको किया है, C2 को ही चेंज किया है। ये देखिए बहुत ही आसान है ये ऑपरेशन लगाना, आप समझ जाएंगे, 1-2 सवाल करेंगे तो आप। ये देखिए ये मैंने लगा दिया है इनमें, ये मैंने ऑपरेशन लगा दी है। अब आप बोलेंगे इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदे की बात अभी बताती हूँ मैं, क्या फ़ायदा हुआ है। ये तो लग गया। अब देखिए ये जो सेकंड कॉलम आया, इसमें तीनों एलिमेंट्स हमारे क्या आ गए, सेम आ गए, तो अब इनको हम कॉमन ले सकते हैं। A प्लस B प्लस C जो आया हमारा, उसको हम कॉमन लेंगे, सेकंड कॉलम में से कॉमन लेंगे ओनली हम, ठीक है। तो कॉमन है ना, जो डिटरमिनेंट्स में जब कॉमन लेते हैं, या तो एक रो में से कॉमन ले लो आप, या एक कॉलम में से कॉमन ले लो, बस ऐसे ही कॉमन लेते हैं, पूरी डिटरमिनेंट्स में से कॉमन नहीं ले जाता है। अगर हम एक रो में से कॉमन लेंगे तो एक बार बाहर निकलेगा, और 2 बार का कॉमन लेंगे तो आप 2 बार बाहर निकलेगा। ये देखिए मैंने एक ही कॉलम में से कॉमन लिया है तो ये एक बार ही बाहर निकलेगा, A प्लस B प्लस C। आपको आगे क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये तो 1 1 तो एज इट इज, और मैंने सेकंड कॉलम में से ये कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे 1 1 1 आ गया। थर्ड में से कुछ किया नहीं है तो B प्लस C रहेगा, C प्लस A, ये A प्लस B। ये कॉमन लेना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि आप ये पहली बार ही सीख रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल ध्यान से सीखिए। देखिए मैंने सेकंड कॉलम में से कॉमन लिया, तो ये कॉमन तो मैंने बाहर लिख दिया और यहाँ पे 1 1 रख दिया। अब देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, तो उसमें आपकी 4th नंबर की प्रॉपर्टी ये थी कि यदि कोई सी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम, उनके एलिमेंट्स इक्वल हो, बराबर हो, तो उस डिटरमिनेंट का आंसर क्या होता है, 0 होता है, 0। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो A प्लस B प्लस C इंटू में ही है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 0, तो इसका मतलब यहाँ पे 0।
तो ये हमें बिना विस्तार के आंसर पूछ रहा था इस डिटरमिनेंट का, तो ये इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया। तो ऐसे हमें यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तक संभव हो सके वहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी ही काम में करें। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ मैं। अब ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 हमें दे रखा है, इसमें भी डिटरमिनेंट हमें दे रखी है, सारणिक हमें दे रखी है, और इसमें भी कहा गया है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो निकालनी है का मान हमें निकालना है बिना विस्तार के ही, क्योंकि अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है तो हमें बिना विस्तार के ही निकालने हैं ये आंसर्स। ठीक है, तो इसमें भी हमें प्रयास यही करना है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रॉपर्टीज लग जाए। तो देखते हैं, तो अभी तो इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, देखिए कोई भी प्रॉपर्टी हमें नहीं लगती हुई नज़र नहीं आ रही है। हम क्या करेंगे, इसको ऐसा रूप देंगे या इसको ऐसा बनाएंगे ऑपरेशन लगा के ताकि इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग जाए। तो अब आप सोचिए कि इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको R1, R2, R3, C1, C2 और C3, ये तो हम इनको बोलते ही हैं कॉलम को C1, C2, C3 से, और रो को R1, R2 और R3 से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ऑपरेशन देखिए कौन से वाले ऑपरेशन लगाएंगे ताकि इसमें हमारे पास ऐसा कुछ बन जाए जिसे हम प्रॉपर्टी यूज लगा के डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख सकें। तो ये तो हम जानते हैं कि इसे बोलते हैं R1, ये है R2, ये है R3, ये तो आप जानते ही हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ। आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम यही ऑपरेशन लगाएं, ये आपको 2-4 साल में प्रैक्टिस के बाद अपने आप पता चल जाएगा। तो मैं देखिए R1 को चेंज कर रही हूँ, मैं R1 को अब से लिखूँगी क्या, R1 + R2 + R3। ये मैं प्रॉपर्टी लगाने के लिए ही सोल्व कर रही हूँ। देखिए R1 + R2 + R3 क्यों लिखूंगी, R1 R2 R3 मतलब R1 की जगह मुझे इन तीनों को जोड़कर लिखना है। आप देखिए A - B फिर प्लस B - C प्लस C - A। अब आप देख रहे होंगे A प्लस का है माइनस A है तो ये 0 हो गया, -B प्लस का ये 0, -C प्लस का C 0 हो गया। ये इसी टाइप से इन तीनों को जोड़ेंगे तब भी 0 आएगा, इसी टाइप से इन तीनों को जोड़ेंगे तब भी 0 ही आएगा। मतलब फर्स्ट रो जो हमारी बनेगी उसमें सारे एलिमेंट्स 0 आएंगे। और मैंने कहा था कि कोई भी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 0 0 आती हैं तो उस डिटरमिनेंट का आंसर भी 0 ही होता है। देखिए अब मैं R1 की जगह क्या लिखना है, R1 + R2 + R3। तो देखिए आगे सॉल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, R1 की जगह मुझे लिख देना है A - B प्लस B - C प्लस C - A, ये लिखना है। और उसकी जगह R1 को ही चेंज करना है मुझे, पूरी रो को ही चेंज करना है, तो इन तीनों का योग लिखना है मुझे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी M - N प्लस N - P प्लस P - M। ठीक है, अब आगे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ी जगह कम है यहाँ पे। तो x - y आया प्लस y - z प्लस z - x ये आया। और सेकंड रो B - C है, ये N - P है, ये y - z है। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर लिख दिया है, थोड़ा समझ जाइए। यहाँ पे देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, देखिए x - y है प्लस y - z है, इन तीनों को जोड़ा है मैंने, y - z प्लस z - x, ये -x है। और थर्ड रो में तो चेंज किया ही नहीं हमने, तो ऐसे कैसे लिखेंगे इन दोनों रोज को, तो ये मैंने लिख दिया है, ये हमारी डिटरमिनेंट बन गई है। जब इसको सोल्व करेंगे आप देखिए a या माइनस का a माइनस का b प्लस का b माइनस का c प्लस का c, तो ये तो 0 आंसर हो गया। ऐसे इसको सोल्व कर लीजिए, ऐसे इसको सोल्व कर लीजिए। तो इस मैट्रिक्स को जब आगे लिखेंगे तो 0 0 0, जो हमारी फर्स्ट रो आई है वो 0 0 ही आएगी, सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज ही रहेंगी। ये देखिए n - p है, ये p - m, ये y - z है, ये z - x है। ये डिटरमिनेंट हमारी आई। और मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि किसी भी कोई भी डिटरमिनेंट में अगर किसी भी रो के कोई भी कॉलम के एलिमेंट्स सभी एलिमेंट्स 0 0 होते हैं तो उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 ही होता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो उस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 है, इसलिए मैंने ये वाला ऑपरेशन यूज़ किया था। अब आप समझ गए होंगे कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। हम 1-2 सवाल और करते हैं फिर आपको और पता चलता है। देखिए एग्जाम्पल 8 में हमें दे रखा है, ये डिटरमिनेंट हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू भी हमें बिना विस्तार के ही निकालनी है। तो बिना विस्तार के निकालनी है, तो ये क्वेश्चन देखिए। तो इसमें भी अभी तो प्रॉपर्टी कोई सी भी यूज़ में नहीं आ रही है। इन देखिए स्टेटमेंट को देखिए, इसमें अभी तो कोई भी प्रॉपर्टी काम में नहीं आ रही है। तो इसका मतलब अभी इसमें क्या लगाना है, हमें ऑपरेशन लगाना है ताकि प्रॉपर्टी हमारी कोई ना कोई काम में आ जाए और हम बिना ही विस्तार के, बिना एक्सपेंशन के इसकी वैल्यू निकाल सकें। तो देखिए इसमें मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करती हूँ, आप देखिए। ये कॉलम जानते हैं C1 बोलते हैं, इसको C2 इसको C3 बोलते हैं। ये आपको लिखना आ जाना चाहिए, मैं बार बार नहीं लिखूंगी ये। तो मैं C1 को यहाँ पे चेंज करती हूँ किसमें, C1
माइनस C1 माइनस 8C3 में, C1 माइनस 8C3 में चेंज करती हूँ मैं इसको। अब देखिए मैंने ये वाली ये ऑपरेशन क्यों लगाया यहाँ पे, अब आप लगाएंगे तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए C1 क्या है 49 है, 8C3 का मतलब इसको 8 से मल्टीप्लाई करके 49 में से हमें माइनस करना है। 49 माइनस 8 इंटू 6, 49 माइनस 48 कितना हुआ 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसके बाद 39 माइनस 4 इंटू 8, यह आया 39 माइनस 32, यह आया 7, तो 1 7 1 7 यहाँ पे भी मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि दोनों कॉलम सेम होने वाले हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए तीसरा भी देख रहे हैं, 10 माइनस आया 1 इंटू 8, तो 10 माइनस 8 कितना है 2, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम हो जाएंगे और आंसर हमारा 0 ही आ जाएगा। इसलिए हम ये वाली ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, तो हम C1 कॉलम को क्या लिखेंगे, C1 माइनस 8C3 लिखेंगे हम। देखिए 49 माइनस 8 इंटू 6 लिखेंगे इसको, तो और इसको लिखेंगे 39 माइनस 8 इंटू 4, इसको लिखेंगे 10 माइनस 8 इंटू 1, ऐसे लिखेंगे। और C2 कॉलम को तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो हमने चेंज किया ही नहीं, C1 को ही चेंज किया है ओनली। तो ये देखिए मैंने एज इट इज रख लिया है। अब इनको जब सोल्व करते हैं तो मैंने आपको सोल्व करके बताया था अभी, तो अब आप लिख लीजिए यहाँ पे। ये देखिए 1 आएगा यहाँ पे, 1 7, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 1 7 और 2 सोल्व करके आप अच्छा देख लीजिए चाहे तो। देखिए अब हम प्रॉपर्टी काम में कर गई है हमारी यहाँ पे। ये देखिए दो कॉलम या दो कॉलम या दो रो सेम आते हैं जहाँ पे डिटरमिनेंट में, तो उस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आता है 0 ही आता है हमारा। तो इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो गया। ये देखिए कितने आसानी से सोल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर हम इसको विस्तार करके सोल्व करते तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो आगे से हमें प्रूव करवाएगा या ऐसे कुछ भी करवाएंगे तो हमें प्रॉपर्टीज लगा के ही सोल्व करना है। इसीलिए आपको प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं डिटरमिनेंट में सोल्व करने के बाद। अब हम देखते हैं और क्वेश्चंस आगे। ये देखिए एग्जांपल नंबर 11 में हमें प्रूव करना है। तो अब जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे या पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको भी हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है हमने वो हमारी कैलकुलेशन को और भी सिंपल बनाती हैं, वो डायरेक्ट ही हमारे आंसर ला देती हैं। तो हम जो भी आगे सवाल करेंगे या प्रूव करेंगे या बिना विस्तार के, ऐसे देखिए क्वेश्चन पहले हमने किए थे तो हमने सभी प्रॉपर्टीज़ लगा के ही सोल्व किए हैं। तो यहाँ पे प्रूव करवा रहा है कि इस डिटरमिनेंट के इक्वल ये आता है, तो प्रूव करने में भी हमें प्रॉपर्टीज़ ही लगानी है अब आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे तो डायरेक्ट में कोई भी प्रॉपर्टी काम में नहीं आ रही, लेकिन हमें देखिए प्रूव करने के RHS देखिए हमें प्रूव क्या करना है, x माइनस वाई, एक y माइनस जेड का ब्रैकेट आना चाहिए, एक z माइनस एक्स का ब्रैकेट आना चाहिए। तो x सबसे पहले x माइनस वाई कब आ सकता है, जब हम फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस करेंगे। तो ये 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, ये x माइनस वाई आया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया। तो हम ये वाली पहले तो ऑपरेशन लगाते हैं, तो x माइनस वाई तो हमारा आ जाएगा। ये देखिए R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2, ये वाली मैंने क्या लगाई है ऑपरेशन लगाई है। अब देखिए मैंने R1 को चेंज किया तो ये 0 आ गया, यहाँ पे आया हमारा x माइनस वाई, इसको ब्रैकेट में लिख लेती हूँ मैं, और यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो एलिमेंट्स हैं वो उसी वाले एलिमेंट्स में ही घटते हैं। देखिए एक्स वाई से में ही घटेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से ही ऐसे माइनस होगा। और उसके बाद जो सेकंड रो है हमारी इसको तो एज इट इज रखेंगे हम, वाई स्क्वायर 1 जेड माइनस जेड स्क्वायर। अभी हम सीख ही रहे हैं कि ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, अदरवाइज आप बाद में सीख जाएंगे तो आप दो ऑपरेशन एक साथ भी लगा सकते हैं। देखिए हम आपको बताऊँ कैसे लगाएंगे। हमें एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड दो ब्रैकेट हमें चाहिए थे, तो हम चाहें तो R2 को चेंज कर सकते हैं R2 माइनस R3। ये वाला जो ऑपरेशन है ये भी यहाँ पे साथ ही लिख सकते हैं हम, लेकिन मैं भी आपको एक एक ही सिखाती हूँ। अब देखिए फर्स्ट रो में से हमारे x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसको हम x माइनस वाई और x प्लस वाई लिख सकते हैं। ये देखिए इसको लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई यहाँ से कॉमन, 0 में से तो क्या कॉमन आएगा, लेकिन यहाँ से तो x माइनस वाई कॉमन आ ही सकता है। तो एक रो में से हम कॉमन लेंगे तो ये एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा। तो मैंने x माइनस वाई को बाहर लिख लिया है। यहाँ पे तो 0 था, ये तो एज इट इज यहाँ पे 1 हो गया क्योंकि एक ही ब्रैकेट था। और यहाँ पे बचा क्या, इसमें से x माइनस वाई तो कॉमन, तो x प्लस वाई बचा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए और जो भी रो हमने नहीं लिखी थी वो तो एज इट इज, क्योंकि कॉमन तो हमने ओनली फर्स्ट रो में से ही तो लिया था, जेड स्क्वायर। ये ऐसे कैसे मैंने लिख दिया इसको। देखिए अब हमें दूसरा ब्रैकेट क्या दिया था, वाई माइनस जेड का। तो वाई माइनस जेड का जो ब्रैकेट चाहिए था उसके लिए हम क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे किसमें, R2 माइनस R3 में। अब आप समझ गए होंगे। देखिए ये तो आपको आसानी से आ गया होगा, R2 माइनस R3 में चेंज करेंगे हम। तो x माइनस वाई को तो हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, बाहर ही रह गए तो, और
R1 में कोई चेंज करना नहीं है हमें, ये तो x प्लस वाई एज इट इज़, ठीक है। इसके बाद R2 को 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, यहाँ पे आया y माइनस जेड, यहाँ पे आया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आया 1 जेड, यहाँ पे आया जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसके आगे देखिए, ये देखिए सेकंड रो में से y माइनस जेड हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे y प्लस जेड बच जाएगा, जैसा कि पहले हमने किया था। तो x माइनस वाई तो पहले से ही कॉमन था, ये x माइनस वाई, सॉरी, ये देखिए x माइनस वाई तो पहले से ही कॉमन था, तो x माइनस वाई ऐसे कैसे आ गया। अब हमने y माइनस जेड भी इसमें कॉमन ले लिया है, तो ये भी एज इट इज़ आ गया। अब बचा क्या इसमें, कॉमन हमने सेकंड रो में से लिया है, तो x प्लस वाई, ये तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़ आएगी। सेकंड रो में से हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे बचा y प्लस जेड हमारे पास बचा, तो इसको लिख देते हैं 1 जेड और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें प्रूव करना था एक और ब्रैकेट चाहिए, तो एक और ब्रैकेट चाहिए, तो एक और ब्रैकेट तो हमारे पास आ नहीं सकता। अब इसमें हम कौन सी ऑपरेशन लगाए, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक्स वाई वाले टर्म्स तो खत्म हो चुके हैं हमारे। तो तीसरे ऑपरेशन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका सोल्यूशन लिख लेंगे। देखिए 2 एलिमेंट्स तो 0 आई के, तो हम फर्स्ट कॉलम का जो इस डिटरमिनेंट का सोल्यूशन निकालेंगे, तो वो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। ये देखिए, इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब ये 1 के लिए सोल्व करेंगे, ओनली 1, ये प्लस माइनस और प्लस के लिए आता है ये तो, ठीक है। तो ये y माइनस वाई प्लस जेड हो गया, सॉरी, माइनस ये 1 इंटू एक्स प्लस वाई कितना होता है x प्लस वाई, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये देखिए x माइनस वाई आया, ये तो यहाँ पे आया y, सॉरी, ये देखिए ये तो x माइनस वाई आया, ये y माइनस जेड एज इट इज आ गया। अब y, ये माइनस का y, ये तो एज कट गए, और z माइनस एक्स ये वाला हमारे पास बच गया, और यही हमारा क्या था, RHS था। ये हमने हैंस्ड प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड हो गया है ये। तो ऐसे ही आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे, ये तो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से आ जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं ये प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।